जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। और आपने फंडामेंटल्स पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग फंडामेंटल्स अभी तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए था। मैंने आपको अराउंड 3 आवर्स के अकॉर्डिंग 3 आवर्स 10 मिनट्स ऐसे कुछ वीडियो दी है जिसमें सब कुछ कवर्ड है। तो अगर आप उस वीडियो को 1.5x पे देखोगे तो 2 घंटे में आपका पूरा का पूरा फंडामेंटल्स कंप्लीट हो जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें हैं, सब कुछ कवर्ड है। इन शॉर्ट सब का सब कवर है। अब किसकी बारी है सर? अब बारी है गुडविल की। गुडविल बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें से एक आधा क्वेश्चन बन जाता है गुडविल निकालने के लिए, या फिर एमसीक्यू में आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे सर। जितने थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं वो भी कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, मतलब इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आओ फटाफट से गुडविल को शुरू करते हैं और खत्म करेंगे। आपको क्या करना है, पेन और रजिस्टर लेकर बैठना है, और जब तक क्लास खत्म नहीं होती उठना नहीं है। बात समझ में आ गई? आ जाओ फटाफट से। सर सबसे पहले फीचर्स ऑफ गुडविल, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले क्या है सर कि जो गुडविल है वो इंटैंजिबल एसेट है। इंटैंजिबल एसेट हाँ, लेकिन फिक्टिशियस एसेट नहीं है। इंटैंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है कि जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन वो एक एसेट है, वैल्यूएबल एसेट है, जो आपके बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज करवाती है, प्रॉफिट इंक्रीज कराती है। फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है? जो बेकार का एसेट होता है, किसी काम का नहीं होता, जिससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो गुडविल सर हमारे लिए काम का एसेट है, बेकार का नहीं है, तो इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ठीक है। उसके बाद जो गुडविल की वैल्यूएशन होती है, अगर मुझे किसी भी बिजनेस की गुडविल निकालनी होती है तो भाई वो वैल्यूएशन क्या होती है? सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। ऐसा क्यों? क्योंकि गुडविल में हम बहुत सारे एजम्पशंस यूज करते हैं। गुडविल के जो भी आप हमारे मेथड्स हैं, उन सारे मेथड्स में कुछ ना कुछ एजम्पशंस चलती रहती है। ऊपर से इतने सारे मेथड हैं और सारे मेथड से आपका आंसर अलग आता है, इसीलिए क्या सब्जेक्टिव। मतलब अगर मैं निकालूंगा तो हो सकता है अलग वैल्यू आए, आप निकालोगे तो हो सकता है अलग वैल्यू आए, इसलिए क्या बोला गया? सब्जेक्टिव है। ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, कि गुडविल को अफेक्ट करने के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स आपके बुक में गिवन है कि यार आपका बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है, आपकी मैनेजमेंट कैसी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, कस्टमर सर्विस कैसी है ना सर। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर एमसीक्यू आता है तो क्या आता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट नहीं करते। क्या आता है एमसीक्यू में कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो गुडविल को अफेक्ट नहीं करते। हाँ, उसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा, कॉमन टॉपिक होता है, कॉमन क्वेश्चन होता है। क्या सर? वो आपका होगा कस्टमर्स की लोकेशन, है ना। लोकेशन ऑफ कस्टमर्स, मतलब आपको ऑप्शन में कुछ दे रखे होंगे 4 ऑप्शंस, उसमें आपको लोकेशन ऑफ कस्टमर गिवन होगा। भाई कस्टमर कहां पे लोकेटेड है, उससे मेरी गुडविल कैसी इफेक्ट होगी? सही बात है। तो लोकेशन ऑफ कस्टमर से मेरे बिजनेस की गुडविल इफेक्ट नहीं होती, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। आपको इसका नाम पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एक बहुत ही प्यारी बात बोलता है कि गुडविल जो है ना वो 2 टाइप की होती है। एक होता है सर आपका परचेज्ड गुडविल, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल मतलब अगर मैंने किसी का बिजनेस खरीदा तो उसके साथ साथ उस बिजनेस की गुडविल भी खरीदी, उसके लिए मैंने कुछ पैसे दिए होंगे। हाँ जी बिल्कुल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है अपने खून पसीने की मेहनत, कि मैं मेहनत कर रहा हूं अपना एक नाम बनाने की, अपना मार्केट में एक रेप्यूटेशन बनाने की, उससे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड। इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने बुक्स में सिर्फ और सिर्फ परचेज्ड गुडविल को ही रिकॉर्ड करते हैं, सेल्फ जनरेटेड को हम रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगेन एक तो उसकी वैल्यूएशन सब्जेक्टिव है, प्लस वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, परचेज्ड गुडविल में मैंने किसी को पैसे दिए हैं और उसकी गुडविल खरीदी है, इसलिए उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आते हैं मेथड्स पे। सर किस पे आएंगे? मेथड्स पे आएंगे, ऑफ कोर्स मेथड्स पे आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या है आपका? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर मेनली हमारे यहाँ पे 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, यस, सुपर प्रॉफिट, हाँ जी, और कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों ही पढ़ेंगे, तीनों के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट और जो हमारा बेस है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अच्छा ठीक है। इसके आते हैं फटाफट से, क्या फटाफट से सर क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो मैंने आपको दे रखा है नोट्स के लिए, ये आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको फटाफट से नोट्स दिखाऊंगा और फटाफट से क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, है ना। देखो सर, जो मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, वो प्रॉफिट जो है ना वो कौन सा होना चाहिए? वो आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होना चाहिए।
नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि कुछ भी एबनॉर्मल आइटम्स आपके पास नहीं होने चाहिए, उस प्रॉफिट में इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फटाफट से देखो, आपको किसी भी साल का प्रॉफिट या लॉस गिवन होगा, हाँ, उसमें आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। सर अगर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड कर देंगे, एबनॉर्मल गेन्स को हम लेस कर देंगे। सर एबनॉर्मल लॉस आपके प्रॉफिट को कम कर चुका होगा तो उसका इफेक्ट हटाने के लिए क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और एबनॉर्मल गेन्स आपके प्रॉफिट को बढ़ा चुके होंगे तो उसका इफेक्ट हटाने के लिए हम उसको प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। बेसिकली मुझे क्या करना है, इन सब का इफेक्ट हटाना है। मुझे एक नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट चाहिए जो बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होता है, ठीक है सर। उसके बाद अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा है, फिक्स्ड एसेट, हाँ, उसको बेचने से अगर आपको कोई लॉस हुआ तो आपने क्या किया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस को कम कर दिया, मतलब प्रॉफिट को कम कर दिया। हाँ जी बिल्कुल। मुझे क्या चाहिए सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। आप ये मान के चलो, कैश फ्लो पढ़ा है ना आपने, हाँ, जो मेरा बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है मुझे वो चाहिए। तो सर ये तो इन्वेस्टिंग वाला है, फिक्स्ड एसेट हमारा कोई नॉर्मल काम थोड़ी है बेचना। हाँ जी, तो अगर लॉस हुआ है तो मैंने प्रॉफिट को कम किया होगा, उसका इफेक्ट हटाने के लिए ऐड बैक कर देंगे, सही बात है। सिमिलरली सर अगर फिक्स्ड एसेट को बेच के मुझे गेन हुआ है तो प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, इफेक्ट हटाने के लिए माइनस कर देंगे। उसके बाद आता है सर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का गेम। ये मैंने आपको पहले भी बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। देखो बहुत ही सिंपल होता है, आपको हमेशा क्या मान के चलना होता है, एक बहुत ही सिंपल सी चीज कि यार जो ओपनिंग स्टॉक है वो आपका एक्सपेंस है, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक आपकी इनकम है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपको याद हो तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आता है और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता है, सही बात है। अगर आपको बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपने उसकी वैल्यू कम दिखा रखी है। सर क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम, हाँ जी, अगर आपने उसकी वैल्यू कम दिखा रखी है मतलब अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम दिखाई है, मतलब इनकम कम दिखाई है, तो भाई उसको बढ़ाएंगे ना सर, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, इसीलिए इसको क्या किया, ऐड किया, सही बात है। सिमिलरली अगर क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा सर, ओवर वैल्यूड होगा, आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखा रखी होगी, मतलब इनकम ज्यादा दिखा रखी होगी, हाँ जी बिल्कुल, तो भाई उसका इफेक्ट हटाने के लिए माइनस करेंगे। तो यहां पे आ गया आपका क्या सर, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या होता है, एक साल का क्लोजिंग स्टॉक जो है, जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है ना। अगर मैं बात करूं 2021-22 की तो 21-22 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 22-23 का ओपनिंग स्टॉक होगा। हाँ, तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक, फॉर एग्जांपल अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है, तो सर अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यू होगा। बात तो सही है, क्या होगा, अंडर वैल्यू होगा। देखो ओपनिंग स्टॉक क्या है, खर्चा, आपका एक्सपेंस। अगर आपका एक्सपेंस जो है वो क्या हो चुका है, अंडर वैल्यू, मतलब आपने कम दिखाया। अगर खर्चा कम दिखाओगे तो सर प्रॉफिट बढ़ा दोगे, खर्चा कम दिखाया होगा तो प्रॉफिट बढ़ा दिया होगा। हाँ, इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे, इसलिए क्या लिखा है, लेस में लिखा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सिमिलरली अगर आपने पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर रहा था, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया हुआ था, हाँ जी, तो सर अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा आएगा। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा मतलब खर्चा ज्यादा, खर्चा ज्यादा मतलब प्रॉफिट कम, खर्चे को ज्यादा दिखाओगे तो प्रॉफिट कम ही दिखाओगे ना। हाँ, इसको सही करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ाएंगे और इसीलिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या है, प्लस में है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि अगर आपने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया, सर मतलब अगर आपने मशीन खरीदी, हाँ, मशीन अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था लेकिन आपने कहां कर दिया सर, आपने रिपेयर्स में डेबिट कर दिया। इन सब चीजों का क्या होगा, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और यही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट भी होती है। लेकिन इसके अलावा ये वाली एडजस्टमेंट मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन इसके अलावा जो एडजस्टमेंट होती है सबसे पहले वो देखो। एक आपका आता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या आती है सर, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको समझा रखा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होती है आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने अपने बिजनेस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करी है। ट्रेड मतलब बिजनेस, हाँ, कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे मेरा कोचिंग का बिजनेस है, मान लेते हैं, है ना, मैं ट्यूशन सर्विसेज से कुछ देता हूँ, हाँ, अगर मैंने किसी कोचिंग कंपनी में या कोचिंग वाले बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी है तो भाई वो मैंने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए करी है। यस और नो, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट से मुझे कोई फायदा होता है तो ये तो सही है, वो तो बिजनेस का ही प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल। लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो मैंने अपने बिजनेस के पर्पज से नहीं करी है, सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए करी है। सर जैसे मैंने अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दिया,
एफडी में डाल दिया, कहीं भी डाल दिया, क्यों? क्योंकि इससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम आती है। क्या ये बिजनेस पर्पस के लिए है? नहीं सर, बिजनेस पर्पस के लिए तो नहीं है ना। हमें क्या निकालना है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, यस, उससे इनकम हुई है सर, उसको हम हटाएंगे, प्रॉफिट में से हटाएंगे, इसलिए मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इसके बाद सर, इसके बाद आपका आता है ये लास्ट के दो जो आप देख रहे हो ना, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन और फ्यूचर एक्सपेंसेस। क्या मतलब है इसका? इसके लिए मैंने आपको एक नोट भी नीचे दे रखा है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है सर। अगर क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन गिवन है, जैसे मैं आपको आगे क्वेश्चन में कराऊंगा, अगर पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन गिवन है तो आप ये मान के चलोगे कि अभी तक आपने पार्टनर्स की सैलरी माइनस नहीं करी है, तो आपको क्या करना है? प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी को माइनस करना है, बस यही एडजस्टमेंट है ना, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई फ्यूचर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? फ्यूचर के एक्सपेंसेस, कि आपको फ्यूचर में इंश्योरेंस पे करना है, पहले आपने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था, अब पे करना है, क्योंकि आपको पता है कि सर इंश्योरेंस पे करना है, ये सुनो, आपका प्रॉफिट कम होगा, तो हम क्या कर देंगे? प्रॉफिट में से उसको माइनस कर देंगे। एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस पे वगैरह क्या कर देंगे? माइनस। हाँ जी बिल्कुल, जो नॉर्मल थी मैंने आपको बता दी है, बिल्कुल बता दी है। अब जो क्वेश्चंस के थ्रू समझानी है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये वाला नोट पढ़ेंगे, ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। क्या? देखो, अगर आपको कोई भी एडजस्टमेंट गिवन है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि वो एडजस्टमेंट आपको किस पर्टिकुलर ईयर से करनी है। सर मतलब जैसे अगर आपको पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन गिवन है, हाँ सर पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन नॉर्मली गिवन है, किस ईयर से माइनस करना ये आपको नहीं पता, तो हम हमेशा क्या करेंगे? सारे ईयर में से माइनस करेंगे। अगर आपको कोई भी एक्सपेंस गिवन है, जैसे इंश्योरेंस का एक्सपेंस भी मान लो, अगर इंश्योरेंस का एक्सपेंस है लेकिन आपको नहीं बताया कि किस ईयर से वो रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे सर? सारे ईयर से माइनस करेंगे। हाँ जी, यही मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा। आ जाओ फटाफट से सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाल रखे मैंने इसमें। देखो, ए, बी और सी दे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। दे अग्री टू एडमिट डी फॉर इक्वल शेयर, ऑलराइट। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको पता है सर, गुडविल का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? गुडविल इज इक्वल्स टू जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। आपको यहाँ पे क्या गिवन है? 3 years परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 है, मुझे बस अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है, हो जाएगा, ठीक है। ऑफ लास्ट 5 years विच वर एज फॉलोज, आपको 5 साल के प्रॉफिट गिवन है और आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑन 1 October 2015, तो सबसे पहले आप देखो कौन से ईयर की एडजस्टमेंट है, ईयर को आइडेंटिफाई करो। देखो 1 October 2015 का मतलब क्या है? कौन सा ईयर होगा सर? 15-16, मतलब कब एंड होगा? 31 March 16, सही बात है। ईयर गलत कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है सर। 2 लाख का प्रॉफिट आपको गिवन है, इसमें आपको बोला है 1 October 2015 में अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 वाज परचेज। अब अगर आपने कोई कंप्यूटर परचेज किया है तो वो क्या है? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, तो ये कौन सी एडजस्टमेंट है कि आपने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया लेकिन उसको क्या ट्रीट कर लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, यही तो एडजस्टमेंट है। हाँ जी बिल्कुल। क्यों सर? क्योंकि हमको ये बैलेंस शीट में डालना चाहिए था ना, कंप्यूटर खरीदा है तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्कुल सही। इसका डेप्रिसिएशन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन आपने गलती क्या कर दी? ये 40,000 का 40,000 आपने एक एक्सपेंस मान लिया, मतलब पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। आपने पूरा 40,000 डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, तो गलती हो गई ना। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ, आपने 40,000 से प्रॉफिट कम कर दिया, होना चाहिए था नहीं, तो हम क्या करेंगे सर? इस साल के प्रॉफिट में पहले तो 40,000 को ऐड करेंगे। हाँ, अब देखो क्या होगा, अगर आप इसका ट्रीटमेंट सही करते तो क्या होता सर? ये 40,000 बैलेंस शीट में आते और इसका क्या होता? डेप्रीसिएशन लगता, और वो डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता। क्योंकि आपने इसको बैलेंस शीट में डाला ही नहीं, इसको एसेट बनाया ही नहीं, तो आपने इस पे डेप्रीसिएशन भी नहीं लगाया, सही बात है। तो अब हमें सही करने के लिए डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। पहले आपने क्या किया? पहले आपने 40,000 से प्रॉफिट को बढ़ाया, क्योंकि 40,000 मेरा खर्चा नहीं है, मेरा खर्चा क्या होता है? इसका डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन हम माइनस करेंगे, बिल्कुल। अब डेप्रीसिएशन लगाते टाइम आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है। देखो आपने ये कब खरीदा? 1 October को, तो डेप्रीसिएशन 1 October से ही लगेगा। 1 October 2015 से लेके आपके 31 March 2016 तक, मतलब 6 महीने का। हाँ जी 6 महीने का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे? 40,000 आसान है, 25% आपको डेप्रीसिएशन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 6/12। इसको सॉल्व करेंगे, 40,000 25%, सर ये आपका कितना आ रहा है? 5,000 रुपये, तो 5,000 आपने माइनस किया, बिल्कुल। अब एक चीज हमें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट कर रहे हो, हाँ,
तो वो सिर्फ एक साल में नहीं होगी, उसके आने वाले हर साल में होगी। क्यों सर? क्योंकि भाई आपने गलती 2016 में करी है, तो 2017 में भी तो आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा। आप सोचो, क्या आपने 17 में लगा दिया होगा? नहीं। जब आपने उसको अपना एसेट ही नहीं माना तो डेप्रिसिएशन तो किसी भी साल में नहीं लगा। तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हमेशा आपको जिस साल की गिवन है उस साल में तो करनी है, उसके आगे आने वाले हर साल में करनी है। ये भी मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है। देखो, व्हेनेवर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट इज मेड, ऑलवेज रिमेंबर दैट एडजस्टमेंट विल बी मेड इन द नेक्स्ट ईयर्स एज वेल। ये नोट्स मैंने इस तरीके से बनाया कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो सर नेक्स्ट ईयर भी बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको पता है डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटन डाउन वैल्यू। यहां पे कोई भी आपको मेथड का मेंशन नहीं है ना। तो हम क्या मानते हैं हमेशा? स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जो भी आपके एसेट की कॉस्ट होती है उसी पे लगता है हमेशा डेप्रिसिएशन। अगले साल क्या होगा सर? पूरे 12 महीने का लगेगा, क्योंकि अगले साल तो आपने पूरे साल यूज किया होगा, बिल्कुल। तो सर ये हो गया 10,000 रुपए। तो अगले साल आपने क्या किया? 10,000 को माइनस कर दिया। अब आराम से आप क्या निकाल लोगे? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको आंसर में दिखा रखा है कि पहले 3 साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वही उनका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है, ठीक है। सर 2016 में क्या हुआ? 40,000 ऐड करना है, 5,000 माइनस करना है, परफेक्ट। आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख प्लस 40, 2 लाख 40 माइनस 5, 235। और नेक्स्ट ईयर आपको 10,000 माइनस करना है, 175। तो क्या करेंगे सर? जो भी आपके ये 5 साल का नॉर्मल प्रॉफिट है, अब निकालेंगे एवरेज। कैसे निकाला? टोटल कितना आया? 6 लाख, 5 साल का है तो एवरेज आ गया 1,20,000। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट है 120, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको गिवन था 3, आपके गुडविल आ गए 360। आसान है? अरे बोलो हाँ या ना? बहुत ही आसान है। हाँ जी बहुत ही आसान है। फटाफट से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ। अच्छे क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, सारे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। A and B, their partners, sharing profits in the ratio of 3:2. Yes, they decided to admit Manu as a partner from 1st April 19. No problem, ठीक है। Manu will be given 2/5 share of profit. देखो गुडविल निकालते टाइम इन चीजों का कोई रेलेवेंस नहीं है। आपको क्या बोला है? गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। सर मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 2 साल। हाँ जी। और पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट मुझे लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है, तो ध्यान से देखते हैं। सर पहले साल का 19, 18, 17 आपको इस ऑर्डर में गिवन है, ध्यान रखना, ठीक है सर। तो हम 2017 से शुरू करेंगे, पहले साल से, ठीक है। आपको प्रॉफिट गिवन है 1,10,000 का, बोला इंक्लूडिंग द प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड एसेट से जो भी सेल या लॉस होगा वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस तो नहीं है ना, नहीं, उसको हटाना पड़ेगा। तो ये क्या बोल रहा है? इस प्रॉफिट में 30,000 आपके एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ये एसेट बेचने से जो गेन हुआ वो यहाँ पे क्या है? इंक्लूडेड। तो क्या करेंगे सर? हटा देंगे, माइनस कर देंगे, बिल्कुल। तो हमने क्या किया सर? 30,000 को माइनस कर दिया। उसके बाद 2018 की बात करते हैं। आपको पहले से ही लॉस दे रखा है, 80,000 का क्या है सर? पहले से ही लॉस है, बिल्कुल सही। इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन पेड 1,10,000। अब ये कैश फ्लो में भी है, मैं आपको कैश फ्लो का टॉपिक भी रिवाइज करवा देता हूं। सर क्या होता है जो वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन है, ये मैंने आपको एक अलग से वीडियो में समझाया भी हुआ है, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का मतलब क्या होता है कि जब एम्प्लॉय अपनी रिटायरमेंट एज से पहले रिटायर होता है, कंपनी उसको ऑप्शन देती है कि भाई आप पहले रिटायर हो सकते हो 2, 3, 4, 5 साल पहले। अच्छा ठीक है। और कंपनी उनको क्या करती है? एक कॉम्पेंसेशन पे करती है। तो ये एक नॉर्मल सैलरी नहीं है, सैलरी तो हमारे बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस होता है, लेकिन जो वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन होता है ये नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता है, एक तो नॉन रिकरिंग भी होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये क्या है? एक एबनॉर्मल आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ये सुनो सर, एबनॉर्मल आइटम है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें आपको क्या बोला कि जो आपको 80,000 का लॉस है, इसमें आपने 1,10,000 का खर्चा ऐसा इंक्लूड कर रखा है जो नॉर्मल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे खर्चे को। आपने खर्चा माइनस किया, आपका ऐड करेंगे तो -80, क्योंकि लॉस था, ये क्या है सर? लॉस। हाँ, इसमें 1,10,000 ऐड करोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 30,000 का। -80 प्लस 1,10,000, बहुत बढ़िया। इसके बाद प्रॉफिट ऑफ 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। अगेन क्या हुआ है? बाय फायर एबनॉर्मल आइटम है। आग लगना कोई नॉर्मल है क्या? नहीं सर, राइट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एबनॉर्मल आइटम है। तो अगेन आपने क्या कर रखा है? 40,000 का एक्सपेंस इसमें इंक्लूड कर रखा है। क्या करेंगे? दोबारा से ऐड करेंगे तो 30 में 40 ऐड किया, 70 आ गया। बस सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है।
ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया 70, 30, 1 लाख और 80, 180। सर 3 साल है, 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 60,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 था तो 120 की गुडविल आ गई। आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ओके सो देखो फटाफट से नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। बेसिकली क्या है कि हमने जो भी पढ़ा वो था सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, है ना। एवरेज प्राइस मेथड में दो अलग अलग मेथड्स होते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल मतलब कि जहां पे नॉर्मली मुझे क्या करना है बस कि प्रॉफिट का एवरेज लेना है, हाँ, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सर एक नया मेथड आया है एवरेज प्रॉफिट में ही, उसका नाम क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड क्यों आया है, एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है कि वेटेड एवरेज प्राइस मेथड हम कब यूज करते हैं, जब ट्रेंड होता है। क्या होता है ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब या तो आपके पिछले कुछ साल के प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रेंड, है ना। तो अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है तो ये वाला मेथड ज्यादा सूटेबल होता है ना। ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है लेकिन आपको प्रॉफिट्स ट्रेंड में नहीं दिख रहे, तो ये मत बोल के आना कि नहीं हम ये मेथड यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमारा ट्रेंडिंग प्रॉफिट नहीं है। नहीं, आपको अगर क्वेश्चन में बोलेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है तो वो करके आना। ये एमसीक्यूज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेथड सूटेबल कब होता है, जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है। ठीक है सर, तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें बेसिकली हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को एक वेट देते हैं, वेट मतलब इंपॉर्टेंस, और वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। आ जाओ, P and Q they are partners and they admit R into partnership। ठीक है, they agreed to value goodwill at 3 years purchase। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 3 ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, किसका सर, पिछले 5 साल का। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, they assigned weights from 1 to 5 beginning from the earliest years to the आपका अर्लीस्ट ईयर एंड ओनवर्ड्स। ठीक है सर, क्या मतलब है इसका कि 5 साल के आपको वेट गिवन है और सबसे पहले वाले साल का आपको 1, ऐसे 2, 3, 4, 5, रीसेंट वाले का सबसे ज्यादा होता है वेट मतलब 5। ठीक है सर, ऐसा नहीं है, आपको खुद से एज्यूम नहीं करना है, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। ऑलराइट, ये आपको 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। अब वही एडजस्टमेंट्स आओ फटाफट से देखते हैं। सर ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने एडजस्टमेंट्स भी अच्छी ली है और मेथड भी वेटेड एवरेज है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है वो देखते हैं। A second hand machine was purchased for 5 lakh on 1st July 2017। सबसे पहले ईयर को आइडेंटिफाई करो, किस ईयर में एडजस्टमेंट करनी है। देखो अगर ये बोल रहा है 1st जुलाई 2017 मतलब सर 17-18 की बात है। ओके ठीक है, एंड ₹1 लाख वर स्पेंट टू मेक इट ऑपरेशनल। अब आपको पता है एक मशीन का कॉन्सेप्ट होता है कि आपने अगर कोई मशीन परचेज करी है, हाँ, जब तक वो मशीन रेडी टू यूज नहीं हो जाती तब तक जो भी आप मशीन पे खर्चा करते हो वो सब मशीन में ही ऐड होता है, वो एक मशीन का ही पार्ट बनता है। मतलब जैसे आपने यहाँ पे मशीन खरीदी है 5 लाख की, ठीक है, और 1 लाख रुपए आपने उस पर और लगाए हैं टू मेक इट ऑपरेशनल, तो इसका मतलब मशीन 6 लाख की है। बात समझ में आ गई? वो 1 लाख रुपए जो आपने स्पेंड करे हैं वो भी आपके मशीन के कॉस्ट में ही ऐड हो जाते हैं। ठीक है सर, ऑल राइट। नाउ गलती क्या हो गई, ₹1 लाख वर रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। तो अगेन क्या हो गया कि सर वो 1 लाख रुपए भी तो मशीन का ही पार्ट है। हाँ जी बिल्कुल, वो भी आपको मशीन में ही ऐड करने थे, तो वही गलती है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था और आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। मतलब कि ये 1 लाख भी मशीन में ही ऐड होने हैं, ये 1 लाख मशीन ही है सर, दिस 1 लाख इज मशीन, लेकिन आपने इसको रिपेयर अकाउंट में डाल दिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। ये देखो ये 5 लाख की बात नहीं कर रहा है जो 5 लाख की मशीन खरीदी है, मतलब ये है कि 5 लाख का ट्रीटमेंट सही हुआ है, 5 लाख रुपीज में कोई गलती नहीं है। गलती किस में है? गलती 1 लाख रुपीज में है। 1 लाख रुपीज भी सर मशीन का पार्ट था, ये आप भूल गए और आपने इसको कहां डाल दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। तो क्या करेंगे, देखो आपने क्या किया, इस 1 लाख रुपए से क्या किया होगा? प्रॉफिट को कम। अगर आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया तो प्रॉफिट को कम किया होगा। हम क्या करेंगे सर, हम इसको ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने इसको ठीक करा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, मशीन पे 20% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर ये 1 लाख रुपए आप मशीन में ही ऐड करते तो इस 1 लाख रुपए पे भी आप क्या लगाते? डेप्रिसिएशन। यस, लेकिन आपने वो तो लगाया ही नहीं। क्या आपने लगाया डेप्रिसिएशन? नहीं, आपने 5 लाख पे लगाया होगा, वो ठीक है, लेकिन इस 1 लाख पे भी तो लगाना था। ये 1 लाख भी तो मशीन ही है। हाँ जी बिल्कुल,
नहीं लगाया ना, हाँ जी नहीं लगाया, तो हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन एब्सोल्युटली 100% यस, यस और नो। तो हम क्या करेंगे, अगेन डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20%। अब देखो अगर मैं 17-18 की बात करता हूँ तो ये कब की बात है, 1 जुलाई की। तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 9 महीने होते हैं, हाँ। तो सर इसमें तो 9 महीने का आएगा डेप्रिसिएशन, तो 1 लाख रुपीज़ जो एक तरीके से मशीन ही है मल्टीप्लाई बाय 20% 9 महीने के लिए, ठीक है। तो 1 लाख इसका आपने 20% निकाला 9 महीने के लिए 15,000 आ रहा है। तो सर हम 15,000 17-18 से माइनस करेंगे। हाँ, अब मैंने आपको क्या कहा था कि डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट आगे आने वाले सालों में भी होती है, बिल्कुल। तो डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट 18-19 में भी होगी। अब बहुत ध्यान से, रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि डेप्रीसिएशन हमेशा आपके रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है, बुक वैल्यू पे लगता है। आपके पास ये 1 लाख का था, ठीक है, इस पे आपने 17-18 में 15,000 रुपये का डेप्रीसिएशन लगा दिया। तो सर अब ये मशीन का पार्ट कितने का हो गया, 85 का। इसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू, है ना। इस पे लगेगा अब डेप्रीसिएशन, हाँ जी बिल्कुल। तो 18-19 पूरे साल पे लगेगा, पूरे साल आपने मशीन यूज करी होगी। तो 85,000 का 20% दैट इज 17,000, ये मैं 18-19 से माइनस करूंगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, पूरा समझा दिया मैंने आपको दोबारा से, ठीक है। सर उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, अगेन अच्छी एडजस्टमेंट, क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 18 वॉज अंडर वैल्यूड बाय 50,000। क्या मतलब है इसका, सबसे पहले तो कौन से ईयर की बात कर रहा है, 18, दैट इज अगेन ये वाला ईयर ही है 17-18, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपका अंडर वैल्यू है, मैंने आपको क्या कहा है, क्लोजिंग स्टॉक को इनकम मान के चलो, क्योंकि वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है। अंडर वैल्यू मतलब आपने कम दिखाया हुआ है, हाँ जी कम दिखाया हुआ है, तो प्लस कर देंगे, बिल्कुल। सर हमने 17-18 में इसको प्लस करना है कितना, 50,000 से, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्या वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, बिल्कुल होगा। अब ये देखो, ये एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखनी है कि सर क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट जो आप जिस साल में कर रहे हो, उसके अगले साल ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट भी आपको करनी होगी, मेंशन नहीं होगा वो, ठीक है। सर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक, तो इसका मतलब 18-19 का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो भी तो अंडर वैल्यूड होगा। अगर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक आपने अंडर वैल्यू दिखा रखा है, तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यू है, बिल्कुल सही बात है। तो 18-19 में भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, हाँ जी बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक मतलब आपका एक्सपेंस, क्या है सर, एक्सपेंस, एक्सपेंस अंडर वैल्यूड, एक्सपेंस को कम दिखाया आपने। एक्सपेंस को कम दिखाना मतलब प्रॉफिट को ज्यादा दिखाना, तो सही करने के लिए क्या करेंगे सर, प्रॉफिट को कम करेंगे। इसका मतलब अगले साल 50,000 माइनस होगा, ऐसे ही होता है सर। अगर आप देखोगे तो ऐसे ही होता है कि अगर एक साल में क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट प्लस हो रही है तो अगले साल में वो माइनस हो जाती है, इस साल में माइनस हो रही है तो अगले साल में वो प्लस हो जाती है। अच्छा ठीक है, ये हो गया सर। उसके बाद आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पे। थर्ड एडजस्टमेंट हमें क्या बोलती है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स वाज टू बी कंसीडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब आपको देनी है, हाँ जी। एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹20,000 पर ईच, सर ये वाला पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। 20,000 पर ईच फॉर ईच पार्टनर वाज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट। अब ध्यान से सुनो सर, मैंने आपको क्या कहा कि अगर किसी भी एडजस्टमेंट का आपको एक ईयर स्पेसिफाइड नहीं है, सारे ईयर में आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको बोला रेम्यूनरेशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब आपको प्रॉफिट में से माइनस करना ही करना है, और 20,000 पर ईच। अब सुनो ध्यान से, सर कितने पार्टनर है, पहले कितने थे, 2। सर एक का एडमिशन हुआ है, वो तो अभी हुआ है ना। ध्यान रखना एडजस्टमेंट हमेशा पुराने पार्टनर्स की करनी है। किसकी सर, पुराने पार्टनर्स की, हाँ जी बिल्कुल सर। मतलब 20,000 पर एनम ईच पार्टनर है, तो टोटल रेम्यूनरेशन एक साल की 40,000 मानी जाएगी। नए वाले पार्टनर को कंसिडर नहीं करना, नहीं, न्यू पार्टनर को कंसिडर नहीं करना है। 20,000 पर एनम आपको ये क्या लेना है, 40,000 लेना है। और क्या करेंगे सर, हर साल से माइनस करेंगे, फ्रॉम एवरी ईयर आपको 40,000 माइनस करना है। ओ गॉट इट, ठीक है, बात समझ में आ गई। फ्रॉम एवरी ईयर, हाँ जी ये क्वेश्चन हो गया। आंसर देखते हैं इसका फटाफट से, देखो ठीक है, आराम से देखते हैं, आराम से। इसकी प्रेजेंटेशन अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपका वो हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्मेट होता है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो 14-15 जो हमारा फर्स्ट ईयर है, उसमें देखो एडजस्टमेंट क्या है, सिर्फ हमें 40,000 माइनस करना है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट में 40,000 आपको माइनस दिख रहा है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, 125 में से 40 माइनस किया तो कितना आ गया सर, 85। अब जो वेट्स आपको गिवन थे, वो वेट्स आपको कंसिडर करने हैं, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले वाले साल का वेट 1 था, यस, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करूंगा।
अपने नॉर्मल प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। दिस इज वेटेड प्रॉफिट, यस, नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट्स। अब बात आती है 15-16 की। 15-16 में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अगेन सिर्फ 40,000 माइनस करने, जो कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा रखा है। ये आया आपका नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख और सेकंड ईयर का वेट कितना 2, तो हमने 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा वेटेड प्रॉफिट 2 लाख रुपए आ गया। गॉट इट, ठीक है सर। इसके बाद आते हैं किस पे, 16-17 पे। हाँ, इसमें भी और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी सर, 40,000 माइनस ही करना है। हाँ जी, माइनस ही करना है, तो 40,000 माइनस किया, 120 प्रॉफिट आपको गिवन था, 80,000 हो गया। थर्ड ईयर वेट आपका 3 है, 240 आ गया, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स पे, जिसमें सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट्स थी, है ना। इसको आप आराम से दिखा सकते हो। सर 55,000 का प्रॉफिट था। सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट क्या करी, जो 1 लाख रुपए आपने गलती से प्रॉफिट से माइनस कर दिए थे, पहले हमने क्या किया, पहले हमने उस 1 लाख को ऐड किया। दिख रहा है ना आपको, यस सर, बिल्कुल। फिर हमें जो डेप्रीसिएशन माइनस करना था वो माइनस किया था हमने। यहाँ पे 15,000 का क्या निकाला था, डेप्रीसिएशन, तो 15,000 का डेप्रीसिएशन हमने यहाँ से माइनस किया। गॉट इट। और अगले साल का डेप्रीसिएशन कितना है, 17,000, तो आप देखोगे तो अगले साल 17,000 हमने डेप्रीसिएशन माइनस कर रखा है। ये हमारी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट थी। अब इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक वाली, हाँ जी, तो 17-18 में आपको क्लोजिंग स्टॉक 50,000 ऐड करना था, हाँ जी, और अगले साल ओपनिंग स्टॉक का 50,000 माइनस करना था। तो आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट मींस नेगेटिव, डन सर। और आपको पता है इन दोनों सालों में भी आपको रेम्यूनरेशन माइनस करनी है, तो यहाँ पे आपको दिख रही है -40,000, -40,000, ईजी, कुछ दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी एडजस्टमेंट हो आराम से कर लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे ही फोर्थ ईयर का आपको लिया आपने क्या, वेट 4 और लास्ट ईयर का 5 मल्टीप्लाई किया, तो सारे आपके क्या आ गए, वेटेड प्रॉफिट आ गए, है ना, वेटेड प्रॉफिट आ गए। सर हमने इसका टोटल किया, दिस इज कॉल्ड टोटल वेटेड प्रॉफिट। लेकिन अगर मुझे क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालना है सर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो मुझे तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए, बिल्कुल। तो जो भी आपके वेटेड प्रॉफिट का टोटल आता है, इसको हम डिवाइड किससे करते हैं, हम डिवाइड करते हैं जो वेट का टोटल होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड नहीं करते, नहीं, वेट्स के टोटल से डिवाइड करते हैं। जो ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5, हाँ जी, कितना 15, यस, 15 से डिवाइड करेंगे और आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,25,000। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको 3 गिवन था, यस और नो, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, आपकी क्या आ गई सर, आपकी आ गई गुडविल। बात समझ में आ गई, आई होप समझ में आ गया होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रेम्यूनरेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स टू बी कंसीडर्ड, ओके, सब कुछ लिखा हुआ है। आ जाओ सर, नेक्स्ट मेथड सुपर प्रॉफिट। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट, रेम्यूनरेशन सब कवर कर लिया हमने, टेंशन की बात नहीं। सुपर प्रॉफिट में क्या है, ध्यान से देखो। सुपर प्रॉफिट सिंपल है। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है कि जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है उसमें से आपको माइनस करना होता है सर क्या, नॉर्मल प्रॉफिट, एपी माइनस एनपी। एवरेज प्रॉफिट जैसे जिस तरीके से हमने निकालना सीखा है, बिल्कुल उसी तरीके से निकालना है, ठीक है सर, बिल्कुल उसी तरीके से निकालना है, एग्जैक्ट उसी तरीके से। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ओके, किससे सर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जो क्वेश्चन में हमेशा आपको गिवन होता है कि नॉर्मली ऑन अ एवरेज बेसिस बाकी बिजनेस कितने परसेंटेज से प्रॉफिट कमा रहे हैं, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के सबको पता है 2 तरीके हैं, हमने रेशियोज में भी पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो लायबिलिटी साइड से, एक एसेट साइड से, बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम बात करेंगे लायबिलिटी साइड से, तो वहां पे क्या होता है, सुन लो, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है इसमें। लायबिलिटी साइड में क्या होता है, आपका पार्टनर्स कैपिटल, जो भी कैपिटल होता है मतलब घर वाला पैसा, है ना, घर वाला पैसा, यस। अब अगर आपको और कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड गिवन है, मतलब बैलेंस शीट में रिजर्व्स गिवन है, तो वो भी तो पार्टनर का ही होता है, वो ऐड कर देंगे, ठीक है सर। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है ना, कि आपने प्रॉफिट अपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, तो वो भी तो पार्टनर्स का ही होता है, ऐड कर देंगे, अच्छा ठीक है सर। और सर हम प्लस कर देते हैं, क्या प्लस कर देते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, जो मैंने बाहर वालों से पैसा लिया है लंबे टाइम के लिए, है ना, बड़े टाइम के लिए, बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड इज फॉर लॉन्ग टर्म, हाँ जी, लॉन्ग टर्म। तो सर क्या हुआ, अपना पैसा मतलब पार्टनर्स का पैसा, पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीजें, और आपका प्लस एनसीएल। अब इसमें आपको कुछ चीजें माइनस करनी होती है। क्या माइनस करना होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर कोई फिक्टिशियस एसेट आपको दे रखा है, फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है कोई भी एक्सपेंडिचर का अकाउंट अगर आपको बैलेंस शीट में गिवन है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, आपका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जो आपको एसेट साइड पे गिवन होता है ना,
कोई भी एक्सपेंडिचर, हाँ उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। आपको पता है वो फिक्टिशियस एसेट आप पार्टनर्स में राइट ऑफ करते हो, राइट ऑफ मतलब पार्टनर्स का बैलेंस कम करते हो, इसलिए माइनस कर दिया। हाँ जी बिल्कुल। इसके अलावा दो चीजें और है जो ध्यान रखना सर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको भी समझाया था कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है लेकिन बिजनेस के पर्पज से नहीं करी है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हाँ बिजनेस को ग्रो करने के लिए नहीं करी है, ऐसे ही एवं ही एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए आपने करी है। ये सुनो, सो बिजनेस के पर्पज से नहीं है ना, उसको हटाओ। हम गुडविल निकाल रहे हैं अपने बिजनेस की, बिल्कुल। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपने अपने बिजनेस के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कितना पैसा आपने बिजनेस के लिए लगा रखा है, बिल्कुल सही, तो उसको हटा देंगे। हाँ जी बिल्कुल उसको हटा देंगे। और सर अगर ऑलरेडी कोई गुडविल आपको बैलेंस शीट में गिवन है, एग्जिस्टिंग गुडविल जिसको आप बोलते हो, ऑलरेडी अगर कोई गुडविल गिवन है तो उसको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में राइट ऑफ, तो इसलिए हमने क्या करा, माइनस कर दिया। यार अब तो मैं नई गुडविल निकाल रहा हूं ना अपने बिजनेस की, तो पुरानी गुडविल को अरे हटाओ हटाओ हटाओ। बात समझ में आ गई? ये तीन चीजें आपको माइनस करनी होती है। हाँ जी, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और आपका गुडविल। सर ये हमारी लाइबिलिटी साइड की अप्रोच होती है जिसके हम क्वेश्चंस भी बहुत सारे करने वाले हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हम आराम से समझ जाएंगे। दूसरा होता है एसेट साइड। बचा क्या सर, बैलेंस शीट में क्या बच गया, एक तो आपका आता है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, इसमें से माइनस कर देते हैं हम क्या, करंट लाइबिलिटी। या अगर आप बैलेंस शीट इमेजिन करोगे तो बैलेंस शीट में क्या आता है, यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स, हाँ नॉन करंट लाइबिलिटी, क्या बच गया था, करंट लाइबिलिटी। आपने शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लाइबिलिटी ले लिया, बिल्कुल ले लिया, बचा क्या, करंट लाइबिलिटी। और इस साइड पे क्या होता है, टोटल एसेट, तो टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। बात समझ में आ गई, समझाया हुआ मैंने आपको पहले भी ये सब। अब ये आया टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, इसमें से भी ये तीन चीजें माइनस होती है ना, यही सेम तीन चीजें माइनस होती है, बिल्कुल सही। माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, अच्छा माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस गुडविल, सेम। हाँ जी बिल्कुल डिट्टो सेम, बहुत ही आसान है। हाँ जी बहुत ही आसान है, बात समझ में आ गई। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको बैलेंस शीट में सिर्फ क्या वर्ड मेंशन है, इन्वेस्टमेंट, ये मैं गुडविल की बात कर रहा हूं, अगर इन्वेस्टमेंट मेंशन है तो आप उसको क्या एज्यूम करोगे, दैट इज अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है। आओ फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, देखो देखो देखो, आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा आपको, टेंशन मत लो। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इज 80,000, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है तो मैं आपको करवा रहा हूँ। आपको क्या बोला है, एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म कितना है, 80,000, ठीक है। नाउ इसके बाद लिखा है विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज 8,000 ऑन एवरेज बेसिस। क्या मतलब है कि भाई इस प्रॉफिट में अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। अब भाई कौन सा स्टॉक, कुछ भी मेंशन नहीं है, हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्यों, क्योंकि वैल्यू है हमेशा, जो वैल्यू है वो हम हमेशा क्लोजिंग स्टॉक की निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यू होगा, तो पहले हमेशा वैल्यू किसकी निकलती है, क्लोजिंग स्टॉक की निकलती है, ठीक है। तो कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या मानेंगे सर, क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। अब देखो आपको बोला एवरेज प्रॉफिट वैसे तो 80,000 है लेकिन इसमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जो अंडर वैल्यू है, तो मुझे बताओ एडजस्ट करने के बाद मेरा एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा। एडजस्ट करने के बाद एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा, आपको पता है मैंने आपको समझाया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक को आपको क्या मान लेना है सर, क्लोजिंग स्टॉक को इनकम मान लेना है। हाँ जी बिल्कुल, अगर इनकम अंडर वैल्यू है तो प्लस कर देंगे। हाँ जी 80 + 8 इज इक्वल टू 88,000, है ना, यही हमने निकाला था बिल्कुल। उसके बाद बोला कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 8 लाख। आपको बोला कि बिजनेस में जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है दैट इज 8 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है। तो बहुत ही सिंपल है, यहां पे आपको सिर्फ क्या बोला, कैपिटल इन्वेस्टेड, और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, नहीं, तो इसी को हम क्या मान लेंगे सर, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है ना हमको। तो ये हमारा 8 लाख रुपीस का क्या हो जाएगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी, आपको बोला है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, तो क्या मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लूंगा, हाँ 8 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, 8% का नॉर्मल प्रॉफिट है, अरे हो गया रे हो गया। क्वेश्चन 64,000, हाँ जी 64,000, तो क्या हम आराम से सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, अरे सुपर से भी ऊपर प्रॉफिट। देखो 88,000 मेरा एवरेज है, 64 आप नॉर्मल निकाल रहे हो, है ना सर। एवरेज मतलब जो प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि जो बाकी लोग कमा रहे हैं, तो मैं ज्यादा कितना कमा रहा हूं वो मेरी गुडविल है सर। ये मैं 24,000 सॉरी 24 आएगा ना, हाँ मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत कर रखी है, 88 - 64, बताओ सर क्या करते हो आप। हाँ बेटा कभी कभी गलती हो जाती है, कितना आएगा ये, 24,000 आएगा, है ना। और आपको क्या बोला था, 7 टाइम्स सुपर प्रॉफिट, आपको गुडविल निकालनी है 7 टाइम्स सुपर प्रॉफिट, तो बोल सकते हो कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 7 है। हाँ जी, तो हम 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, यहाँ 24 आएगा, तो आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी सर, 1,68,000।
हाउ मच 1,68,000 परफेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, अब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ, जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, वरुण और करुण, दे आर पार्टनर्स फॉर इक्वल शेयर्स, दे एडमिट लता इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। इट वाज agreed to value goodwill on the basis of 4 years purchase of super profit। तो मतलब सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हाँ जी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 15% और एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है। तो मेनली मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्वेश्चन ही उसी तरीके से डिजाइंड है कि मुझे क्या निकालना है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आराम से निकालेंगे, मैं आपको दोनों मेथड से निकाल के दिखाता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। देखो सर, अगर हम बात करते हैं लाइबिलिटी साइड की, दोनों तरीके से निकालते हैं ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलते हैं। एसेट साइड की, यस सर। देखो सर, अगर लाइबिलिटी साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे कैपिटल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 5 + 5 10। हाँ जी, तो सबसे पहले 10 लाख रुपीस। ओके, क्या आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन दिख रहा है? हाँ जी, बिल्कुल दिख रहा है, प्लस 5,50,000। ये आपका लोन आ गया 5,50,000, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है सर। उसके बाद तो ये सारी करंट लाइबिलिटी है, कोई रिजर्व नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें से अब आपको 3 चीजें माइनस करनी होती है, तीनों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले फिक्टिशियस एसेट। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्या ये फिक्टिशियस एसेट होता है? हाँ जी बिल्कुल, तो 50,000 माइनस। ओके राइट सर। उसके अलावा आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के आगे क्या लिखा हुआ, ट्रेड। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो भाई मेरे बिजनेस के पर्पस की इन्वेस्टमेंट है, उसको नहीं माइनस करने का, नहीं। उसके बाद गुडविल, क्या गुडविल मेंशन है? नहीं, बस इतना ही है, बस इतना ही है। तो 10 लाख प्लस 550 और माइनस 50, सर मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी साइड से 15 लाख रुपीज आ रहा है। एसेट साइड से भी निकाल लेते हैं। आप सबसे पहले क्या ले लो, टोटल एसेट। तो टोटल एसेट आपके कितने हैं सर? 19,50,000। कितने हैं? 19,50,000। यस, माइनस करेंगे इसमें से, क्या माइनस करेंगे? करंट लाइबिलिटीज। ये तीनों आपकी करंट लाइबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ये क्या माने जाएंगे? तीनों आपकी करंट। 2 लाख प्लस 50, 2 लाख 50 और 150, 4 लाख ना। हाँ, तो 4 लाख आपको ये माइनस हो गया, ठीक है सर। अगेन इसमें से भी 3 चीजें माइनस होती है। यहाँ पे आपको फिक्टिशियस एसेट दे रखा है 50,000, बस। हाँ जी, आंसर सेम आएगा, एब्सोल्युटली यस, 15 लाख रुपीस, है ना। तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुका है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा ना दोस्त, 15 लाख रुपए का 15% कितना हो गया? 2,25,000। डन, यस। आपके पास एवरेज प्रॉफिट पहले से ही है कितना? 4 लाख रुपए। डन 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 डन, हाँ जी बिल्कुल। तो अब क्या हो जाएगा सर? अब आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट आ गया 1,75,000। यस, हाँ जी बिल्कुल। गुडविल कैसे आएगी? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 लाख रुपीज आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस। यस और नो, बात समझ में आ गई ना अपने को? यस सर, आ जाओ सर। इसके बाद एक नेक्स्ट मेथड और लास्ट मेथड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये 2 होते हैं, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है? उल्टा चलना होता है। उल्टा मतलब ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हाँ जी सर, इसमें गुडविल कैसे निकलती है? तो ध्यान से समझो, इसमें गुडविल निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको एक चीज निकालनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। इसका मतलब होता है कि जो आप एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो, हाँ जी, अगर कोई बाकी बिजनेस भी उतना ही प्रॉफिट कमाना चाहे सर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जो बाकी बिजनेस कमा रहे हैं, जिस परसेंटेज से कमा रहे हैं, जो क्वेश्चन में गिवन होता है, मान लो 10% से 20% से, हाँ, तो जितना प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं, हाँ जी, अगर उसी परसेंटेज से कमाया जाए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कमाया जाए, तो कितना पैसा आपको लगाना पड़ेगा? दोबारा सुन लो कि सर मैं जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, हाँ, अगर कोई नॉर्मल बिजनेस, जो बाकी मेरे बिजनेस हैं छोटे मोटे, हाँ, अगर वो भी उतना ही प्रॉफिट कमाना चाहे तो उनको कितना पैसा लगाना पड़ेगा? अच्छा, माइनस मैंने कितना पैसा लगाया हुआ है, दैट इज नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम गुडविल कैसे निकालते हैं? क्या जो प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं, यस, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कमाया जाए तो कितना पैसा लगेगा, माइनस मैं कितना पैसा लगा रहा हूं। तो जितना पैसा आपका कम लग रहा है, दैट इज योर गुडविल। सिंपल सी बात है। और ध्यान रखना, नेट एसेट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोलते हैं। नेट एसेट्स मतलब टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो या नेट एसेट हो, एक ही बात है। यस और नो? तो आपका फॉर्मूला क्या होता है इसमें? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या माइनस नेट एसेट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आओ फटाफट से कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, आ जाओ। Question A, B or C, sir they were partners in a business. All right, balance in their capital and current account as follows. अब कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों गिवन है आपको, मजा आएगा। आ जाओ देखो सब। सर ये आपके कैपिटल अकाउंट है A, B और C के 6, 5 और 5। ये आपके करंट अकाउंट है। कल ही हमने फंडामेंटल रिवाइज किया है कि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। द फर्म अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2,40,000। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है तो गुडविल निकालो। अब इसमें सब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या सुनो। जब भी मैं अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था कि जितनी कैपिटल है प्लस रिजर्व वो सब चीजें, हाँ। तो क्या उसमें करंट अकाउंट भी आएगा? आप खुद सोचो, ऑफ कोर्स आएगा। सर पार्टनर्स की कैपिटल जो है, हाँ, उसमें क्या करंट अकाउंट भी आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है भाई। कैपिटल मतलब अगर फ्लक्चुएटिंग से कर रहे हो तो सिर्फ कैपिटल एक ही अकाउंट बनता है, लेकिन अगर फिक्स्ड मेथड से कर रहे हो तो कैपिटल और करंट दोनों ही है, तो कैपिटल का ही पार्ट ना, पार्टनर्स की कैपिटल है, हाँ जी बिल्कुल। तो ये मत सोचना कि करंट अकाउंट नहीं आएगा, नहीं सर दोनों आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो हम क्या करेंगे, तीनों का टोटल करेंगे, बिल्कुल। अगर हम कैपिटल अकाउंट का टोटल करें 6, 5, 11, 5, 16, ये आ गया 16 लाख रुपीस। कितना आ गया? 16 लाख। हाँ, अब करंट अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट अगर आप देखोगे सर, डेबिट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस ना। अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है दैट इज नेगेटिव बैलेंस, यस। 30,000 नेगेटिव बैलेंस 10,000, तो इसका मतलब 60, 30, 90, 10, सर नेगेटिव 80,000 करंट अकाउंट आ गया। तो ये कितना आ जाएगा? 16 लाख प्लस नेगेटिव 80, 15,20,000। एम आई राइट? कितना आ जाएगा सर? ये 15,20,000। ये मेरा क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि यहाँ पे कोई रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी गिवन नहीं है, तो यही मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड मानी जाएगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो हम आराम से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 15,20,000 का 12% इज इक्वल्स टू 1,82,400। यस, आपके पास एवरेज प्रॉफिट तो ऑलरेडी पहले से ही है। अरे पहले से ही है, हाँ जी पहले से ही है। ये सुनो, मुझे बताओ सर क्या मुझे ये सब करने की जरूरत है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनो सर, यहाँ पे ये सब नहीं करना, नहीं। कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। मैंने अभी क्या निकाला है सर? मैंने अभी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है, यस। अब मुझे क्या चाहिए सर? जब मैं कैपिटलाइजेशन कर रहा हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यस सर, मुझे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना। अब मुझे क्या चाहिए? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। क्या चाहिए सर? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। कैसे निकालते हैं? सिंपल है। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2,40,000, यस। अब ये 2,40,000 रुपीज कमाने के लिए अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कमाया जाए तो कितना पैसा लगेगा? सर क्या करते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मतलब 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 12। क्या फॉर्मूला हुआ इसका कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में एनआरआर, हाँ जी बिल्कुल। तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, सर ये आता है आपका 20 लाख रुपए। कितना? 20 लाख रुपए। तो गुडविल कैसे आ गई? देखो, जितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो, अगर कोई और भी कमाना चाहे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो उसको 20 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। लेकिन आपने कितना पैसा लगा रखा है? 15,20,000। आपने लगा रखा है 15,20,000। तो ये जो आपके पैसे बच रहे हैं यही आपकी गुडविल है, 4,80,000। सिंपल, हाँ जी सिंपल। बात समझ में आ गई? ठीक है। फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं है, समझा भी दिया मैंने। सर इसके बाद जो हमारा लास्ट मेथड होता है दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये सर, ये क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि यार जो आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो, हाँ, सुपर प्रॉफिट का मतलब ही क्या है? सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि जो आप एक्सेस प्रॉफिट कमा रहे हो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब जो आप कमा रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो बाकी लोग कमा रहे हैं, हाँ जी। एक्सेस प्रॉफिट जो आप अर्न कर रहे हो, अगर यही एक्सेस प्रॉफिट बाकी लोग भी कमाना चाहें, सर उनको कितना पैसा लगाना पड़ेगा? दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और मजे की बात क्या है? मजे की बात है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। ये बस एक लौते मेथड है जिससे आंसर सेम आता है, राइट? हाँ जी बिल्कुल सेम आता है। ठीक है सर, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसका? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एनआरआर। जैसे मैंने बोला सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पैसा लगेगा, तो क्या करेंगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का रेसिप्रोकल। जैसे हमने यहां पे किया ना कि एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पैसा लगेगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय
रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वही हमें सुपर प्रॉफिट के साथ करना होगा। ठीक है, देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन में निकालूं, सेम क्वेश्चन में, हाँ जी सेम क्वेश्चन में निकालता हूं, किससे सर, हमारे सुपर प्रॉफिट से। तो देखो ध्यान से, है ना, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखते हैं सर, अगर हम यहाँ पे निकालें पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट, क्या निकालेंगे, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालते थे, जो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है 15,20,000 है, यस सर, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में, सर क्या 100 अपॉन, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन में 100। हम क्या निकाल रहे हैं सर, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 15,20,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, ये होता है 1,82,400। ये क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। आपके पास एवरेज प्रॉफिट तो पहले से ही है, हाँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। 2,40,000 माइनस 1,82,400, सर 57,600, ये मेरा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। हाँ, अब ये वाला मेथड क्या बोलता है कि सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पैसा लगेगा बाकियों को, वो आपकी गुडविल है। तो मतलब 57,600 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का रेसिप्रोकल 100 अपॉन में 12 करके देखिए, बिल्कुल कितना आ रहा है सर, 4,80,000। ओ दोनों से सेम आया, वही तो मैं आपको बोल रहा था कि दोनों से सेम ही आएगा। क्लियर हो गया, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, ऑन 1 April 2018 अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक नहीं इंक्लूड किया। क्यों भाई, ये क्या बात हुई, एसेट्स ऑफ रुपीज 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000, ये क्या बात है भाई, स्टॉक भी तो एसेट का ही पार्ट है। हाँ मजे ले रहे हैं आपके, और कुछ नहीं। तो आपके एसेट्स एक्चुअली में कितने हैं, 1,20,000, ऐसे ही मजे ले रहे हैं। ठीक है, द करंट लाइबिलिटीज वर 10,000, आपको बोला है करंट लाइबिलिटी 10,000 रुपीज है। ठीक है, बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस कैपिटल अकाउंट है। अच्छा ठीक है सर, पहले तो इसको देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है सर, देखो आपको क्या बोला है, देखो अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे, आपको टोटल एसेट दे रखे हैं 1,20,000, ये एसेट हो गया, ये हमारा लाइबिलिटी वाला पार्ट हो गया 1,20,000। यस, आपको क्या बोल दिया, करंट लाइबिलिटी 10,000 है, तो यहाँ पे आती है करंट लाइबिलिटी। यस बिल्कुल, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको, हाँ जी, करंट लाइबिलिटी क्या आ गई 10,000। यस, कह रहा है बाकी जो बच गया वो पार्टनर्स कैपिटल, बाकी कितना बचता है आपको पता है, दोनों साइड का टोटल 120 होता है, तो बाकी कितना होगा 1,10,000। बात समझ में आ गई। सो पार्टनर्स कैपिटल इसका मतलब क्या है, 1,10,000। ठीक है, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, गुडविल निकालनी है। अच्छा गुडविल दे रखी है आपको, गुडविल दे रखी है, देखो देखो, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 एट 4 years परचेज। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अच्छा चालू बन रहे हैं ये, चालू, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, देखो हमने निकाल लिया था कि हमारा पार्टनर्स कैपिटल 1,10,000 है। ओके, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, आपको क्वेश्चन बोल रहा है गुडविल जो है 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकाली गई है ना सर। गुडविल कैसे निकाली गई है, सुपर प्रॉफिट का 4 years परचेज। ठीक है, और गुडविल कितनी है, गुडविल है 60,000। ओके, तो क्या मैं सुपर प्रॉफिट निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकते हो। सुपर प्रॉफिट आ गया मेरा कितना, 15,000। ऑल राइट सर, लेकिन आपसे तो एवरेज प्रॉफिट बोला है, हाँ उस पर भी आते हैं। अब एक बार पहले आप क्या निकालो, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं बिल्कुल। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल आपको दे रखी है 1,10,000 रुपए, है ना। 1,10,000 की क्या है पार्टनर्स कैपिटल, यस सर, मल्टीप्लाई इट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हाउ मच सर, 8%। ये हो जाएगा 88,000, 11,800, हाँ जी 88,000 ना, हाँ जी बिल्कुल 88,000। तो सुपर प्रॉफिट आपने कितना निकाला था सर, 15,000 रुपए। यस, नॉर्मल प्रॉफिट आपने कितना निकाल दिया, नहीं 8800, मैं वही कहूँ यार ज्यादा नहीं आ गई सर, 8800, सॉरी बेटा सॉरी। ठीक है, 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, हाँ 8800, माई मिस्टेक। ओके 8800। यस, अब एवरेज प्रॉफिट मैं निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 15,000 रुपए है, एवरेज प्रॉफिट तो निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट 8800 है। यस, तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 23,800 रुपए। सर हो गया, हाँ जी हो गया, 23,800, हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन डन, हाँ जी क्वेश्चन डन। सर 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 लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, हाँ, और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन भी है सर, लास्ट क्वेश्चन है गुडविल का। सब कुछ कवर करवा दिया, आप जाके चेक कर सकते हो, जाके चेक कर लो, कुछ छूट गया हो तो बता देना, कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है सर, ये लास्ट क्वेश्चन है और मजेदार, सब कुछ कवर कर दिया मैंने इस क्वेश्चन में। देखो, बड़ी एंटरप्राइजेस इज हैविंग 3 इक्वल पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू चेंज PSR। अच्छा वो सब ठीक है, और आपको बैलेंस शीट गिवन है,
और बैलेंस शीट में काफ़ी कुछ गिवन है इसमें, ठीक है। ऑलराइट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बोला है, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 165 विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 35,000, वही सब चीजें आ गई। गुडविल निकालनी है, कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट 5%, यस। बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, है ना, बिल्कुल दोनों तरीके से निकालना सीख लेंगे, दोनों ही तरीके से, यस आ जाओ, बस वही सबसे इंपॉर्टेंट है और तो कुछ है भी नहीं इसमें। कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहले क्या करें सर, सबसे पहले आते हैं लायबिलिटी साइड पे, ठीक है। देखो सर यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट भी गिवन है और करंट भी, तो इसका मतलब कैपिटल भी लेंगे, यस, और करंट भी लेंगे, अभी बताया था, यस सर। तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कितना है, 15 लाख, ओके, प्लस करंट अकाउंट दो पार्ट, अरे सर यहाँ पे दो पार्टनर्स का गिवन है 350, तीसरा कहाँ गया, ढूंढो कहाँ गया उसे ढूंढो सर ढूंढो ढूंढो, मिल गया क्या, हाँ ये रहा, देखो, अरे एसेट साइड पे गया हुआ है, हाँ जी सर वो एसेट साइड पे गया हुआ है। मुझे बताओ अगर कोई करंट अकाउंट एसेट साइड पे है मतलब उसका डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड पे तो वही आइटम्स आती हैं जिनका डेबिट बैलेंस होता है, हाँ सर इसका मतलब इसका नेगेटिव बैलेंस है। बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। देखो माइनस माइनस हमने किया क्या, 60,000 ना, यस, ओके। ये आपने क्या करा, ये बेसिकली आपने कैपिटल और करंट अकाउंट को ऐड कर दिया। अब देख लो कोई रिजर्व्स वगैरह है, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है भाई सर कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन नहीं सर, ये सारा शॉर्ट टर्म है, करंट लायबिलिटी है सब कुछ, ठीक है सर। ऑलराइट, अब वो तीन चीजें, मेरे तीन अनमोल रतन, सर सबसे पहला फिक्टिशियस एसेट। अब देखो सर यहाँ पे आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है, हाँ गिवन है ना, यस सर, तो 40,000 माइनस, है ना सर, हमें फिक्टिशियस एसेट माइनस करना होता है, बिल्कुल, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक है। ऑलराइट सर, उसके बाद नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब देखो सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिख दिया, ट्रेड। अगर ब्रैकेट में ट्रेड नहीं लिखा होता तो हम क्या मानते सर, हम मानते उसको नॉन ट्रेड। ऑलराइट सर, ये यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। गुडविल, अरे 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 गुडविल भी गिवन है -130, तो माइनस किया हमने 130, यस। मैंने कहा ना कैपिटल एम्प्लॉयड ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यस और नो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं, 15 लाख, हाँ जी, प्लस 350 माइनस 60 माइनस 40 माइनस 130, क्या आपका 1620 आ रहा है, बताओ ना सर। हमारा 1620 आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये मैंने कैसे किया है, लाइबिलिटी साइड से किया है। आओ जरा एसेट साइड से करते हैं, हटा दो इसको, हटा दो, हाँ एसेट साइड से भी निकालते हैं, देखते हैं सेम आएगा, बिल्कुल आएगा। आ जाओ सर, सबसे पहले टोटल एसेट्स 23 लाख, यस 23 लाख, ठीक है, माइनस करंट लाइबिलिटी, ये आपकी सारी करंट लाइबिलिटी तो है, 40,000 प्लस 250 प्लस 150 प्लस 10,000, 4,50,000, तो माइनस 4,50,000। इसके बाद फिक्टिशियस एसेट वगैरह, बिल्कुल सही, फिक्टिशियस एसेट आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है -40,000। सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो नहीं है लेकिन गुडविल है, तो गुडविल को माइनस करो, कितनी दी, 1,30,000। हाँ, अब एक लास्ट आइटम, ध्यान से मेरी बात सुनो सर, आपके टोटल एसेट में एक करंट अकाउंट का बैलेंस भी तो इंक्लूडेड है, हाँ या ना सर, ये करंट अकाउंट भी तो आ रहा है, हाँ सर ये करंट अकाउंट है, ये एसेट वैसेट थोड़ी होता है, बिल्कुल सही। आपने इसको लाइबिलिटी वाले साइड में ले लिया ना, हाँ जी बिल्कुल ले लिया, माइनस कर दिया ना सर, ये भी माइनस होगा। ओ भाई मैं अपने एसेट साइड से कर रहा हूं, ये कैपिटल करंट को हटाओ रे हटाओ भाई, कैपिटल करंट हटाओ, बिल्कुल, तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा, बिल्कुल। देखो आंसर सेम आएगा, बिल्कुल आएगा, 23 लाख माइनस 450 माइनस 40 माइनस 130 माइनस 60, कितना आ रहा है, 16,20,000, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ खास बचता नहीं है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं सर, ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम नेट एसेट्स भी बोल देंगे, क्या बोल देंगे, नेट एसेट्स, हाँ जी बिल्कुल बोल देंगे। अब आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना है ना, हाँ तो भाई पहले तो सुपर प्रॉफिट निकालो। सर सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो सर सुपर प्रॉफिट निकालने से पहले नॉर्मल प्रॉफिट तो निकालो। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 16,20,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 5% के अकॉर्डिंग, कितना हो गया 81,000, राइट। अब एवरेज प्रॉफिट में भी एक छोटी सी एडजस्टमेंट है, क्या है, वही अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक गिवन है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यू आपने स्टॉक को मतलब इनकम को कम दिखा रखा है तो प्लस कर देंगे, तो 165 प्लस 35 ये आपका 2 लाख रुपए होता है। ओह ठीक है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, एपी माइनस एनपी,
AP मतलब 2 लाख माइनस NP 81 कितना 1,19,000 कितना सर 119 ये सर। अब आपको कैसे निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब 1,19,000 यस मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का रेसिप्रोकल 100/5 ओए होए ओए होए ओए होए आंसर आ गया 23,80,000 गुडविल समाप्त हुई सर गुडविल समाप्त हुई। हाँ मैं आपको इतनी एश्योरिटी दे सकता हूँ कि सर हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आप ये PDF भी कर लोगे तो आपका काम खत्म। हाँ जी आपका काम खत्म, साथ साथ कर लिया होगा। बस आपको क्या करना है सर, जो बच्चे यहाँ तक पहुँच गए हैं क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिख दो गुडविल गुडविल डन। मुझे जानना है ना भाई, मुझे जानना है कौन कौन यहाँ तक पहुँचा है मेरे साथ साथ। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे साथ साथ कौन कौन मेहनत कर रहे हैं। राइट कमेंट में लिखना है गुडविल डन। और कोई डाउट होगा अगेन टेलीग्राम ग्रुप कमेंट में बोलो, उसी टाइम रिप्लाई करने वाला हूँ मैं। ठीक है जैसे ही मैं मैसेज देखूंगा उसी टाइम रिप्लाई करूंगा। इंस्टाग्राम कहीं भी रिप्लाई कर दो, जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, खाना प्रॉपरली खाओ, ब्रेक्स प्रॉपरली लो, पानी ढंग से पीते रहो और पढ़ाई करते रहो अच्छे से। ठीक है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।